हम लोग वेव्स की चर्चा करेंगे फिर से। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स, तो उस दिन थोड़ी सी इसकी चर्चा हुई थी, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। ये आपको पता है कि अनुप्रस्थ तरंग ठोसों में और द्रव के तल पर संचयित हो सकती है। तो कोई भी ठोस है उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला क्या था, v इक्वल टू मीटा अपॉन डी। ठीक है, ये मीटा क्या है, जो भी ठोस रहेगा उसका दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, और डी क्या है, ठोस का घनत्व, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो अब ये तो किसी भी ठोस के लिए है। अब इसमें है कि चर्चा में किया था थोड़ा सा कि कोई भी रस्सी, ये रस्सी मान लीजिए, किसी भी प्रकार से कोई भी अरेंजमेंट से रस्सी में हम टेंशन क्रिएट किए, तनाव उत्पन्न किए, ये रस्सी है, रस्सी है, इसमें हम क्या किए हैं, इधर से साइड से हटा के इस पर कोई वेट लगा दिए, भार लगा दिए, तो इसका खुद का भार mg नीचे लगेगा। अच्छा, तो इससे इस रस्सी बिल्कुल एकदम तनी हुई है। अब इसको हम ऊपर उठा के छोड़ेंगे, तो इस रस्सी में इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठा के छोड़ेंगे ऐसे, तो रस्सी में तरंग चलेगी, और ये तरंग कौन सा होगा, अनुप्रस्थ तरंग। तो अब इसकी चाल निकालना है, तो किसी रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू रूट t अपॉन m। इसका डेरिवेशन बीमा से करते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये स्पेशली t क्या है, तनाव। यहाँ पर रस्सी में वेट लगाते हैं, वेट लगा से रस्सी में क्या आता है, टेंशन आता है। इसको तनाव भी बोल सकते हैं या बल भी बोल सकते हैं। इस पे तनाव या रस्सी में जो बल लगा के इसमें तनाव उत्पन्न किए हैं वो बल, और ये m है आपका, ये जो रस्सी है, रस्सी के यूनिट लेंथ का मास, रस्सी के एकांक लंबाई का, रस्सी के एकांक लंबाई का द्रव्य। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा इसका और डिटेल करते हैं। ये जो रस्सी है, हमने माना, अब जैसे आपका जो फार्मूला होता है घनत्व, डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, d m अपॉन v, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m इंटू v इंटू d, जिसका द्रव्यमान उसी का आयतन, उसी पदार्थ का घनत्व। तो जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को इस फार्मूले में, ये द्रव्यमान है तो v क्या है आपका, आयतन। ध्यान रखिएगा, ये v क्या चीज है, वेग है, स्पीड है, और ये आयतन है, और ये d क्या है आपका, घनत्व। तो चलो आगे बढ़ो। अब जैसे d, इसको तनाव बोलो या बल बोलो, t अपॉन m, तो m द्रव्यमान को हम बोल दे रहे हैं आयतन इंटू घनत्व। ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल v है, वेग स्मॉल v है, और ये कैपिटल V है, ये क्या है, आयतन। ठीक है, अब ध्यान रखना, m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जैसे मान लो यही रस्सी है, ये रस्सी है ना, ये रस्सी है, इसकी लंबाई क्या है, a, और रस्सी का शेप सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, तो इसके ऐसे शो कर दो, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a। तो एक यूनिट लेंथ का आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या लंबाई जो भी होगी, t। तो आयतन के स्थान पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लेंथ के स्थान पे क्या रहेगा, चूंकि यूनिट लेंथ
यूनिट लेंथ का मास होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लेंगे। तो आपका आयतन के स्थान पे इसका आयतन यहाँ लिख रहे हैं 1 इंटू एल होता है, तो ये 1 इंटू एल के स्थान पे क्या रहेगा 1 रहेगा। अच्छा, वही आयतन है इसके एकांग लेंथ का, तो लंबाई हो गया 1 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1, तो आयतन हो गया। और फिर ये d। अब पिछले चैप्टर में, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये d क्या है, बल या तनाव। d क्या है, बल या तनाव। तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबल, स्ट्रेस। तो v इक्वल टू, तो ये इतना, तो T अपॉन ए को क्या बोलते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल P, प्रतिबल P, और ये बच गया आपका D। तो इस प्रकार से एक साथ। अच्छा, अब जैसे ये थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे रस्सी है, इस पर फोर्स ऐसे ही लगा है ना, तो जो इसका अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट के जो तल आएगा इसके लंबवत की बल लगना चाहिए, जो जिसमें यह प्रत्यास्थ गुणांक गया था। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, रस्सी पर जो बल है इस टाइप से, इसके अनुप्रस्थ काट पे ऐसे लंबवत खिंचाव आएगा ना, तो इसमें वही आपका जो रेखीय प्रतिबल होता है वही लागू। तो ये बल बटा क्षेत्रफल से प्रतिबल हो गया, ये डी आपका क्या, माध्यम का घनत्व हो गया। तो फाइनली इस प्रकार से किसी रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला, और क्या मिल गया, अनुप्रस्थ तरंग की चाल का फार्मूला, गाड़ी में प्रतिबल बटा घनत्व भी हो गया। अच्छा, ये रहा आपका अनुप्रस्थ तरंग। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। ध्यान देना बेटा, अनुप्रस्थ तरंग किसी भी ठोस में या द्रव के तल पर संचयित हो सकता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में संचयित हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में संचयित हो सकता है। तो सबसे पहले, अच्छा, जो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल है किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम का प्रत्यास्थता और माध्यम के जड़त्व के ऊपर निर्भर करता है, और कह सकते हैं कि माध्यम के घनत्व के ऊपर भी निर्भर करता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका फार्मूला ठोसों में। ठोसों में जैसे कोई लोहे का छड़ लिया, वही छड़ लिया, किसी छड़ में चाल का फार्मूला क्या होगा। अब देखो, अब जैसे आपका अनुदैर्ध्य तरंग का जो चाल होता है, इसको स्टैंडर्ड सबके लिए जो कॉमन बोल सकते हैं, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बटा घनत्व, इलास्टिसिटी ई अपन घनत्व डी। जो ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंग की, ठोस या किसी भी अभी ठोसों मत डालिए। अच्छा, V का सूत्र होता है गाड़ी में प्रत्यास्थता ई बटा घनत्व डी। अच्छा, जब ठोस की बात हम लोग करेंगे, ठोस, अब चूंकि ठोसों में कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब ठोस की बात होगी तब V का फार्मूला हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक के स्थान में क्या लेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y और बटा घनत्व इसका D। अच्छा, ये जो वेलोसिटी का जो इसका जो प्रैक्टिकल करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन थे, जो किसी अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का स्टडी कौन किया था, वैज्ञानिक न्यूटन ने। ये न्यूटन का डिटेल है। तो न्यूटन ने बताया कि किसी भी ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होता है, कड़ी, चूंकि ठोसों में यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, तो Y अपॉन D, यंग मॉडुलस, Y अपॉन D। अच्छा, अब इसकी पुष्टि कैसे हुई, तो इसके लिए न्यूटन ने दो चीज किया। एक बार इस फार्मूले में सबका मान रख के निकाले थे, फिर एक बार प्रैक्टिकल करके निकाले। जैसे अगर हम लोहे की बात करें, जैसे कोई लोहे की छड़ है,
तो लोहे के यंग त्रासता गुणांक का वैल्यू यहां पे रखा, फिर लोहे के ही घनत्व का वैल्यू रखा, इसको कैलकुलेट किया, सपोज कि x आया, ऐसे ये ठोस में पहले लोहा लिया तो लोहे की छड़ में, तो लोहे के यंग त्रासता गुणांक का मान रखा और लोहे के घनत्व का मान रखा, कैलकुलेट किया, कुछ आया, वो बुक में आपके दिया होगा, x सपोज आया। फिर न्यूटन ने ही क्या किया, इसी की वेलोसिटी x मीटर प्रति सेकंड, फिर उसी ठोस में चार्ज प्रैक्टिकल करके निकाला। जैसे यही रॉड था, इसका y का वैल्यू रखा, इसके d का वैल्यू रखा, सपोज कि x आया, फिर इसी का प्रैक्टिकल किए। कैसे प्रैक्टिकल किए, मान लो इसी में किसी व्यवस्था से अब एक आदमी को काम लगा के यहाँ पे बैठा दिया, दूसरा यहाँ पे लोहे का ही टन 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 आवाज मार रहा है, तो इस आदमी को दो प्रकार का आवाज सुनाई देगा। मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, जब यहाँ टन 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 मारेंगे तो दो प्रकार का आवाज, एक जो आवाज होगा वायु में होके आदमी कोई, जब यहाँ पे आवाज करेंगे तो एक साउंड जो है वायु में से होके आदमी के कान में जाएगा, और दूसरा साउंड इस लोहे की छड़ में से होके इसके कान में जाएगा। तो वायु वाले को नहीं, इस जो लोहे की छड़ वाले को, तो यहाँ टन मारने के बाद कितनी देर बाद सुनाई देता वो समय टाइम निकाल लेंगे, वो टाइम निकल गया, डिस्टेंस पता है तो दूरी पता है, अब कितने समय बाद इसको सुनाई दिया समय निकाल लेंगे, दूरी समय आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ऐसे, तो इस टाइप से कहने का मतलब है कि ठोसों में एक अंदर तरंग की चाल प्रैक्टिकल करके निकाले और एक फार्मूले से निकाले, जो फार्मूले से सपोज कि x निकला, तो जब प्रैक्टिकल करके भी निकालेंगे, जब प्रैक्टिकल करके निकालेंगे, जो यहां पे निकला है इसी के अप्रोक्सीमेट यहां पे, इस आधार पे बोला गया कि जो न्यूटन का अंदर तरंग की चाल के संदर्भ में सूत्र है, फार्मूला है, ये सही है, क्योंकि जितना इस फार्मूले से आ रहा है उतना ही प्रैक्टिकल से भी आ रहा है। यही प्रैक्टिकल द्रव के लिए भी किया गया। अब थोड़ा सा चेंज क्या होगा द्रव के लिए, जब द्रव के लिए किया गया, द्रव जैसे जल ले लिया, ठीक, जल लिया गया, जल में वेलोसिटी, अब देखो, अब जैसे ठोसों में तो यह त्रासता गुणांक होता है, द्रव में कौन सा त्रासता गुणांक होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, बल्क मार्कस होता है, इंग्लिश बोलते हैं। तो जब द्रव की बात होगी तो द्रव में जैसे इसमें यंत्रास्था गुणांक था, तो द्रव में चूंकि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक होता है, जिसको बी से शो करते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बटा घनत्व डी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो जल के प्रैक्टिकल किया, एक बार ये तरंग की चाल, ध्यान रखिएगा, तरंग की चाल। अब सपोज जैसे कोई जल है, कोई तालाब वगैरह है, जो उसपे का जल है, उस जल का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक बी का वैल्यू लगा और जल के घनत्व का मान रखा, जानते होंगे आप लोग, करके इसको वर्गमूल लेके कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो ये लगभग 1414 ऐसे करके आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इसी के आसपास में आता है। तो जल का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मान रखेंगे, फिर जल के घनत्व का मान रखेंगे, वर्गमूल लेंगे तो इसी के आसपास आता है। फिर इसी का प्रैक्टिकल किए। अब सपोज कि जैसे मान लो ये कुछ भी ऐसे है, एक आदमी को यहाँ पे सेट किया गया, जल में तरंगें भेजी जा रही है, इसका डिस्टेंस मेजर कर लिए, और जब तरंग भेजी जा रही है तो उस कितने समय के बाद इसको सुनाई दिया वो समय मेजर कर लिए। तो जब ये डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया तो v = s/t से वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब किसी द्रव में अंदर तरंग की चाल का सूत्र निकालना है तो
एक बार फार्मूले से निकाला जो आया, फिर जब इसी को प्रैक्टिकल करके निकाला तो लगभग उसी के आसपास है। इसलिए न्यूटन का जो द्रव में चार्ज के लिए फार्मूला है B/d, ये भी सही है। अच्छा, तो ठोस में चार्ज N, द्रव में चार्ज आयतनात्मक B। अब तीसरा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपका, गैसों में अनडायरेक्ट चार्ज, गैसों में, ठीक। अच्छा, तो अब तो जब गैस में चार्ज निकालना है, यही फार्मूला फिर से, ये यंग दस्ता गुणा गया था। अब जो जैसे E/d है, ठीक है। अब थोड़ा सा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पर आएंगे। ठोस था तो वहां पे जब दस्ता गुणांक था, जब द्रव में था तो वहां पे आयतन, द्रव में आयतनात्मक दस्ता गुणांक ही होता है। जब गैस की बात होगी तो गैसों में भी कौन सा गुणांक होगा, आयतनात्मक दस्ता गुणांक ही होगा। तो या B। अब यहां पर B क्या चीज है, गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, ये E/d क्या है, गैसों का आयतनात्मक। अच्छा, लेकिन अब ध्यान रखना है, अब इसको न्यूटन भैया ने पहले मान रख के इसका निकाला, तो अब सवाल इस बात का है, जब किसी गैस में आंदोलन तरंग संचयित होती है, ठीक है ना, तो जो गैसों में प्रत्यास्थता गुणांक थोड़ा सा उस पर और डिटेल, ठीक। जैसे इसमें जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा हीट में, उष्मा में पढ़े होंगे, संतापित तथा रुद्धोष प्रक्रम एक चैप्टर करके है, तो उसमें हम बताए थे आप लोगों को जो गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक को पूरा करिए। तो न्यूटन ने, चूंकि गैसों में आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक दो प्रकार का होता है, एक समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और एक रुद्धोष आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हम डिटेल थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे। गैस का, ये लिखा तो है ऊपर, ये B, गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक ये है, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो गैसों में आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक दो प्रकार का होता है, एक होता है समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, इसको टर्म्स लिख रहे हैं, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और दूसरा होता है रुद्धोष आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक को ET से शो करते हैं और रुद्धोष आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को ES से शो करते हैं। ये कहां से आया, ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़े थे हम लोग। तो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में जो प्रत्यास्थता गुणांक था, प्रत्यास्थता गुणांक थोड़ा उसकी भी चर्चा कर दे। जो प्रत्यास्थता गुणांक था वो तीन प्रकार का आया था, ध्यान रखिएगा। इसको कहां लिखे, यहां पे लिखते हैं। जो प्रत्यास्थता गुणांक था E, ये तीन प्रकार का था, ठीक है। एक आया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक आया था आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और एक आया था दृढ़ता गुणांक बीटा। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का आया था, एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और एक आया था दृढ़ता। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में आपको ध्यान होगा, कोई भी शेष है उस पर जो बल लगाते, अभिलंबोत बल लगाते हैं और हर दिशा में बल लगाते हैं। तो जो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, जब अभिलंबोत पृष्ठ के हर बिंदु पर बल लगाएंगे
उसका आयतन या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। उसी को बोलते हैं उसमें बल्किंग हो जाता है, आयतन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अच्छा, तो वही जो आयतनापन, अब देखो जैसे यंग वाला तो केवल ठोसों में होता है, ये आयतनापन रास्ता गुणांक या आपका गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। तो जब अब देखो द्रव के लिए तो ठीक है, लेकिन जब यही आयतन रास्ता गुणांक जो गैस में जब होगा तो यही वाला भी है आपका, ये गैसों में आयतनापन रास्ता गुणांक भी दो प्रकार का हो जाता है। इसको बल्कि यहां भी बोल दो, जब यही चीज गैसों की बात हम लोग करेंगे तो एक होता है समतापी आयतन रास्ता गुणांक ET और एक रुद्धोष्म आयतन रास्ता गुणांक ES। हो सकता है कि आपकी बुक में ना मिले, तो इसका डिटेल आपको बता दें, मैंने अपने क्लास में करवाया था इसको अलग से। अब ये ET का जो वैल्यू आया था, ये गैस के दाब के मान बराबर होता है, और जो रुद्धोष्म आयतन रास्ता गुणांक आया था, ये आया था गामा P के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब ये कहते किसे हैं, जब किसी गैस में अगर अनवैध तरंग संचयित हो रही है, तो अगर गैस का ताप स्थिर रहे, नहीं बदले, समतापी आयतन रास्ता गुणांक, इस स्टेट में अगर ताप स्थिर आता है तो उसे समतापित रास्ता गुणांक बोलेंगे, और ताप स्थिर में रहता है, ताप अगर चेंज होता है, ये रुद्धोष्म आयतन रास्ता गुणांक है। अगर ताप बदल सकता है, वैसे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तब कौन सा रास्ता गुणांक लेंगे, रुद्धोष्म आयतन रास्ता। मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है, जिससे ताप बदल सकता है, जबकि इसमें क्या है, ताप समतापी, नाम से क्लियर है, समतापी, इसमें ताप स्थिर रहता है। तो समतापी रास्ता गुणांक का वैल्यू होता है गैस के दाब के बराबर, और रुद्धोष्म आयतन रास्ता गुणांक का मान होता है गैस के प्रारंभिक दाब का गामा गुना। ये गामा क्या चीज है, वही जो आया था हीट में आपके, कैपिटल CP अपॉन कैपिटल Cv का, गामा बराबर CP अपॉन Cv, ये सब हीट में था। अब आइए अपने मेन टॉपिक। तो जो गैसों में चाल का फार्मूला था, E जैसे यहां पे था, B के स्थान को वही D बोलो चाहे E हो, या D बोलो। अब चूंकि हाँ, अभी तो हम लोग न्यूटन का चर्चा कर रहे हैं, न्यूटन। तो न्यूटन ने ऐसा बोला कि जब किसी गैस में अम्लैय तरंग संचयित होती है तो माध्यम का ताप क्या होता है, स्थिर होता है। न्यूटन ने बोला न्यूटन के अनुसार जब किसी गैस में अम्लैय तरंग संचयित होती है तो माध्यम का ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। अच्छा, तो जब ताप स्थिर रहता है तो जो E या B है, E या B, जब ताप स्थिर आ जाए तो E या B के स्थान पे क्या लेंगे, जब ताप स्थिर आता है तो समतापी रास्ता गुणांक ET, जिसका वैल्यू क्या होता है, गैस के दाब के बराबर होता है। ऐसा न्यूटन ने बताया कि जब किसी गैस में अम्लैय तरंग संचयित होती है तो गैस का तापमान निश्चित रहता है। जब गैस का तापमान नहीं बदलता है तो वहां पे प्रत्यास्था गुणांक के स्थान पे समतापी प्रत्यास्था गुणांक लेंगे। तो चार का फार्मूला आपका आ जाएगा, गैस का दाब ET के स्थान पे क्या लिखेंगे, P अपॉन D, लेकिन गैस का दाब, वायुमंडल का दाब वही 10⁵5 आपको पता है। जब ये वैल्यू रखा और वायु का घनत्व का वैल्यू रखा, ये सारा मान रखने के बाद ये अप्रोक्सीमेट 283 समथिंग ऐसे करके आएगा। लेकिन क्या वायु में घन की चाल 280 के आसपास में होता है क्या, नहीं। इसलिए बोला गया कि जो ये न्यूटन का है मत, ये क्या है, सही नहीं, क्योंकि गैस में अम्लैय तरंग की चाल 331-32 मीटर पर सेकंड होती है, ये 283 समथिंग के आसपास में आया, तो न्यूटन का ये सेट। तो अब इसके बाद एक वैज्ञानिक थे लाप्लास। लाप्लास का संशोधन, तो जो न्यूटन का था, न्यूटन ने बोला
के स्थान पे समतापी आयतन रास्ता बना लेंगे। मान रख के चेक किया गया 280 के आसपास में आया, तो वायु में 480 तो होता नहीं, 332 होता है, इसलिए इसको गलत बोल दिया गया। बाद में वैज्ञानिक लाप्लास ने इसमें थोड़ा करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया, इसको ध्यान से सुनिए। लाप्लास ने बोला कि जब किसी गैस में अंदर तरंग संचरित होती है तो माध्यम का ताप स्थिर नहीं होता, बल्कि माध्यम का ताप बदल जाता है। क्यों बदलता है, इसका विश्लेषण उन्होंने किया। तो अब जैसे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब किसी गैसीय माध्यम में अंदर तरंग संचरित होती है तो माध्यम का ताप स्थिर नहीं रहता है, बल्कि बदल जाता है। ऐसा कौन बोला, वैज्ञानिक लाप्लास। जब ताप बदल जा रहा है, ताप गैस का ताप बदलने के कारण जो आपका E या B है, ये नॉट इक्वल टू ET, मतलब समतापी आयतन रास्ता गुणांक, जब चूंकि ताप बदलता है तो ताप बदलने के कारण E या B का मान ET नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, ये क्योंकि ताप बदल रहा है, ताप बदल रहा है तो वहां पे ऊर्ध्वस्त आयतन रास्ता गुणांक लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, ES लेंगे। E या B इक्वल टू क्या लेंगे, ES लेंगे। और जब ES लेंगे तो ES का वैल्यू क्या होता है, गामा P के बराबर। गामा का वैल्यू नहीं होता है, ये इन्होंने बताया ऐसा। फिर जब मान वैल्यू रखा इसमें V इक्वल टू करेंगे E या B अपॉन D, जब ये मान रखा तो E या B के स्थान में क्या लिखा, ES अपॉन D। अब फिर ES के स्थान में क्या लिखा, गामा P, गामा P अपॉन D। अब देखिए, तो पहले से वैल्यू थोड़ा सा देखिए, पहले यहाँ पे P अपॉन D था, ये गामा P अपॉन D है। अब गामा का वैल्यू 1.41 समथिंग होता है। जब गामा का वैल्यू रखा, P का वैल्यू रखा, D का वैल्यू रखा, तो ये आपका आया 332 के एकदम आसपास। तो इस आधार पर बोला गया कि भाई लाप्लास का स्टेटमेंट सही है। अच्छा, तो इनके वाले में से क्या आया था, 280 के आसपास पे आया था, इतना होता नहीं है। जब ये इनका जो ताकि E के स्थान पे ES न लेके ET न लेके ES लिया जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, गामा P के बराबर, तब ये वैल्यू सही है। तो अब सवाल इस बात का भी है कि ताप कैसे बदलता है, थोड़ा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब लाप्लास ने ऐसा बोला, जब लाप्लास से आप लोग जानते हो अनडायरेक्ट तरंग का कॉन्सेप्ट, जब किसी माध्यम में अनडायरेक्ट तरंग संचरित होती है तो माध्यम के किसी भी बिंदु पर कभी संपीड़न होगा, तो कुछ समय के बाद उसी बिंदु पर विलयन होगा। जब संपीड़न होगा तो कण पास पास आएंगे, जैसे स्प्रिंग वाले बताया था। जब जैसे गैसीय माध्यम में कोई बिंदु है, जब अनडायरेक्ट तरंग उस पे हम लोग अनडायरेक्ट तरंग पढ़ रहे हैं, जब अनडायरेक्ट तरंग संचरित होगी वहां पे संपीड़न विलयन बनता है। जब संपीड़न बनेगा तो वहां कण पास पास आएगा, जब विलयन बनेगा तो कण दूर दूर जाएगा और दाब भी चेंज होगा। तो जब संपीड़न बनेगा, कण पास पास में आएगा, उस समय वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कण दूर दूर जाएगा, विलयन बनेगा, तो ऊष्मा का लोप होता है, मतलब बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती है। अच्छा, अब ध्यान दो, तो जब संपीड़न बनेगा वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये संपीड़न विलयन बहुत तेज जल्दी बनता है। तो जब किसी भी पॉइंट पर संपीड़न विलयन ऐसे बनेगा, जब संपीड़न बनेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो संपीड़न विलयन इतना जल्दी बनेगा कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बाहर नहीं जा पाती। और वैसे भी गैस में हम लोग पढ़ रहे हैं, गैस से ऊष्मा की क्या होती है, कुचालन। तो संपीड़न के समय जब ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो क्या हम लोग समतापी बोल सकते हैं, क्या नहीं, तापमान बदल रहा है, ठीक है भाई, उत्पन्न ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगा। गैसे कुचालक होता है, कुचालक भी होता है, साथ साथ संपीड़न ऊष्मा निकलने या आने का
समय ही नहीं मिलता। जब समय ही नहीं मिलता या तो कि कुचालक भी होता है तो वहां निश्चित है कि तापमान जब उसका आना जाना नहीं होगा तो ध्वस्त होगा और उस पर टेम्परेचर भी क्या होगा, बदलेगा। जब टेम्परेचर बदलेगा समतापी नहीं होकर क्या होगा, तो ध्वस्त, जिसका नाम इसके बाद। ठीक है, अच्छा तो इसका आप लोग पिक भी ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ये तो यही लाप्लास करेक्शन है। अब इसके बाद की हमारी आर्टिकल है अंदर तरंगों की चाल पर ताप और माध्यम या दाब का क्या प्रभाव होता है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज आप लोग यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहे हैं